बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूं रुखबा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जितने अच्छे तरीके से रोमा ने कहा है मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी कहूँ मेरे साथ मौजूद हैं रोमा लेकिन हम हरमीत का तारुफ ऐसे करवाते हैं ना, और हमारे साथी एंकर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत आप बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों की तरह फ्रेश, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी आप लोगों ने गुजारी और हमने 1 दिन की, तो वही कमाल है। और वैसे भी अगर मैं हमेशा की बात करता हूँ तो हमारी शुरुआत या अगर सुबह की बारिश खुशगवार मौसम से होती है तो फिर पूरा दिन बड़ा खुशगवार गुजरता है। अच्छा, आज लाहौर में भी बादलों के डेरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश होगी नहीं। लाहौर के कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है और कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर उम्मीद है कि बारिश होगी लेकिन बारिश हो नहीं रही। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। फर्क तब पड़ेगा जो पूरे लाहौर में एक जैसी अच्छी वाली बारिश होगी, लेकिन कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर मौसम अच्छा है, कहीं पर धूप निकली हुई है, तो मिला जुला सा मौसम है। अब हम चलते हैं ख्याल में आज का रन डाउन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें हमने आपके साथ बेशुमार खबरें शेयर करने के बाद हमने कुछ रोज पहले भी यकसा जो तालीम पर यकसा निसाब तालीम पर बात की थी हम लोगों ने, उस पर आज हम दोबारा से बात करेंगे। और क्या यकसा निसाब से तब्दीली लाना मुमकिन है, किस तरह से इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव वे में आ सकता है स्टूडेंट्स के ऊपर, इस पर आज हम बात करेंगे। फिर 1 मिनट में दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड, 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे 11 अगस्त को गुजरावाला में, लेकिन इस पर थोड़ी सी तनकीद भी की जा रही है PMLN की जानिब से कि GT रोड पर अगर यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे तो इससे एक मतलब पूरा जंगल नुमा वो सारा जो सिस्टम है वो बन जाएगा। तो इस पर DC गुजरावाला हमारे साथ मौजूद होंगे, क्या काम होने वाला है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इस पर हम बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में हम अक्सर बात करते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हैं, हमारी अपनी पर्सनालिटीज मौजूद हैं, लेकिन हम इंडिया को देखें और मतलब बॉलीवुड और हॉलीवुड को देखें तो वहाँ पर बहुत सारी बायोपिक्स बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस पर कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भी मौजूद हैं, पर्सनालिटीज भी मौजूद हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर चेहरे की झुर्रियों का खात्मा किस तरह से मुमकिन है, योगा को यूज करते हुए झुर्रियों से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अंगूर पर एक खुसूसी पैकेज है वो आपको दिखाएंगे। और फिर एक गांव है सराय आलमगीर शहर से 15 किलोमीटर दूर, मेरे ख्याल में इसका नाम है पुरान गांव, कुछ इस तरह से इसका नाम है, पुरान जो भी इसका नाम है, हम जरा इसको भी कंफर्म कर लेंगे। तो ये गांव जो है इसकी 90% जो आबादी है वो बैरून मुल्क में मुकीम है और यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो 0 है। इस पर भी हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें सबसे पहली खबर ये है कि 25 डे कैनेडियन ख्वाजा सराह है, फुटबॉलर है जिन्होंने 2014 में कैनेडियन फुटबॉल टीम से अपना डेब्यू किया। 2016 में रियो गेम्स में इन्होंने अपना नाम जो था वो मनवाया, उसको भी विन किया। और अब कल खवातीन का मैच हुआ, फुटबॉल का मैच हुआ कनाडा और स्वीडन की टीम्स के दरमियान, इसमें इन्होंने अपनी टीम को फतह दिलाई है और बड़ा जबरदस्त इन्होंने खेला है, गोल्ड मेडल इन्होंने अपनी टीम के नाम करवाया है। अच्छा, मैच जो था स्वीडन और कनाडा की टीम्स के दरमियान बराबर था, लेकिन पेनल्टी किक्स पर फैसला हुआ और पेनल्टी किक्स में ख्वाजा सराह ने गोल करके टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। दुनिया जहान के ख्वाजा सराहों के लिए बड़ी ही एक खुशखबरी है ये, और एक हौसला भी है कि अगर एक मुल्क की ख्वाजा सराह पहुंच सकती हैं ओलंपिक्स में और गोल्ड मेडल ले सकती हैं, तो फिर दुनिया जहान के ख्वाजा सराह अगर उनको मौका दिया जाए, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सारी बात यही है, कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं वो हमें भी ये सबक लेना चाहिए। वैसे इसी से हमें याद आता है कुछ काम तो यहाँ भी हो रहे हैं, मुल्तान में जैसे एक स्कूल बनाया गया जिसमें ख्वाजा सराहों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन दे के उनको इस काबिल बनाया जाएगा, तो वो मुझे वो खबर याद आ गई फौरी तौर पे, जहाँ पे उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि मुआशरे के अच्छे कारकुन बन सके, अच्छे अपने काम। यहाँ पाकिस्तान में तो काम हो रहा है लेकिन अभी उस नौयत का नहीं हो रहा, लेकिन ये जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मतलब कनाडा जैसे मुल्क में वो लोग अपने ख्वाजा सराह कम्युनिटी पर भी इस कदर जोर दे रहे हैं, यानी वो उनके टैलेंट को भी रिकग्नाइज करते हैं, फिर उनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है और फिर इस तरह के मुकाबलों के लिए उनको आगे आने का मौका दिया जाता है। तो हमारी तरफ से ये जो ख्वाजा
ना है, ये दाद के भी मुस्तहिक हैं, हम इनको बेस्ट विशेस भी देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब। सऊदी अरब का जिस तरह से जब से हमने देखा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उनका एक विजन है, विजन 2030 उसको कहा जाता है सऊदी अरब के लिए, जिसके तहत उन्होंने बेशुमार चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड की हैं। वहाँ पर सिनेमाज जो है वो बने हैं, इसके साथ साथ खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई है। इसी तरह अब हुआ ये है कि मतलब वहाँ पर खवातीन को ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, ज़्यादा बाइख्तियार बनाने के लिए खवातीन को 20 खवातीन हैं जिनको आला ओहदों पर तैनात किया गया है। अगर हम इनकी डिग्रीज की बात करें तो ये मास्टर्स की डिग्री इनके पास है और PhD डिग्री होल्डर्स हैं और इनको हरम शरीफ में आला ओहदों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर हम हरम शरीफ की सिक्योरिटी पर भी बात करें तो वहाँ पर भी खवातीन को सिक्योरिटी में शामिल किया गया है और वो जो आज़मीन हज और उम्रा है उनके लिए जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देंगी और इस तरीके से जो अपना भरपूर किरदार है वो अदा करेंगी। मोहम्मद बिन सलमान के बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत एडवांस लेवल की हैं। तो बस यही है कि इख्तलाफ इससे पैदा होने का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि करते करते इतना मॉडर्नाइज कर दें कि वो लोग एतराज़ करने लगें। फिर सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहाँ पे मक्का है, मक्का मुअज़्ज़मा है, वहाँ पे जब इस तरह की कोई चीज़ होगी तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़े से एतराज़ात आते हैं। बिल्कुल आते हैं। एतराज़ से बच के जरा अगर करें तो बेहतर है, मॉडर्नाइज हो लेकिन इतना भी ना हो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज बहुत सी चीज़ों में। लेकिन ये तो खैर खवातीन को आला ओहदे पर तैनात किया गया है, मेरे ख्याल में इससे इसका कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर और बहुत से कामों के बारे में कह रहा था कि जहाँ पे है, जैसे वो उन्होंने कहा कि अब उम्रा या हज जो है वो बगैर महरम के कर पाएंगे, उसके ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो वो बहरहाल इसके ऊपर सही तबसरा तो कोई आलमी कर सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि सिनेमा बंदाना, उन सिनेमाज को कम से कम थोड़ा सा दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। बिल्कुल एक मुकद्दस जगह है ऑब्वियसली और डिफरेंट है बाकी मुस्लिम ममालिक से। तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी अपग्रेडेशंस आ रही हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए और लिमिटेशंस थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब हरमैन शरीफैन की एक खुसूसियत है, खासियत है, तो इससे थोड़ा सा हटकर होना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह से हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि रहीमिया खान में भोंग के इलाके में मंदिर पर हमला किया गया था, इस पर जो दरख्वास्त थी वो ज़ेर समात थी। मामला जो था वो ज़ेर समात आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस लिया, इस पर समात हुई और उन्होंने बेसिकली इस हमले को जो है पुलिस की नाकामी करार दिया है और IG पंजाब और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरजनिश भी की है। इसके साथ साथ उन्होंने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO की भी सरजनिश की है कि अगर वो मुतहरिक होते और अपनी ड्यूटी सही से सरअंजाम दे रहे होते तो ये मामला जो था वो रूनुमा ना होता। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि फौरी तौर पर इस मंदिर की बहाली का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जी हरमीत। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा तनकीद भी करता हूँ, लेकिन तनकीद लाजमी, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी जिस पर तनकीद करनी चाहिए। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैं समझता हूँ कि जिस धर्म, जिस मजहब के मानने वाले जब उनके ही मुतबरक और ऐसी मकामात पर हमला होता है तो दुख तकलीफ वैसी पहुँचती है जिस तरह उनको पहुँची है। इनसे हम माजरत भी करते हैं, शर्त पसंद अनासर हर जगह मौजूद है। लेकिन रियासत अगर हम देखें तो रियासत हम हमेशा देखते हैं कि हमारा जो स्टैंड रहा है वो बड़ा कमाल का रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा नोटिस लिया है और हमेशा हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो भी बड़े खुल के आए हैं। हम ऐसे वाक़यात अगर आपने पड़ोसी मुल्क में देखते तो वहाँ रियासत इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं दिखाई देती। ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या रियासत की जानब से लिया जाता है। शरपसंदों की बात करें, इंतहा पसंदों की बात करें तो इस माशरे में उनकी भी कमी नहीं है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, यकीन माने पूरी दुनिया में हमारे सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। तो हम अपनी हिंदू बरादरी से इसके लिए माज़रत खाएं और हमारी दुआ है कि ऐसे वाक़यात हमारे इस मुल्क में कम से कम ना हो, ताकि हम जिस तरह ये पूरी कम्युनिटी है, मुख्तलिफ कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही है, कि इस मुल्क की खूबसूरती है।
बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर हुकूक भी हासिल है और मजहबी आज़ादी भी हासिल है। आप कुछ कहना चाह रहे जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी तज़ीन और आयश का काम जारी है, इससे मैसेज बड़ा अच्छा मिलेगा। बाकी भी जगहों पे जहाँ पे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या गिरजाघर हैं, वहाँ से ये पैगाम ये मिलेगा कि भाई हुकूमत कम अज़ कम अपने अज़्म में पक्की है और वो ये चाहती है कि तमाम लोग अपने इस मुल्क के अंदर अमन सुकून के साथ रहे, अमन आशती के साथ रहे। और कोई भी तोड़ फोड़ करने वाला जो है, इसमें बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी सजाओं के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल सजा देगा। तो ये है कि ये पैगाम जाना बड़ा अच्छा है इंटरनेशनली भी, और ख़ास तौर पर जैसे हमने कहा कि आप ये देखो कि इस तरह का वाक़या कोई हिंदुस्तान में हुआ होता तो मस्जिद की बहाली का काम नहीं होना था। बिल्कुल, और जो मुसलमान मुलव्वस होने थे उनको भी कोई सजा नहीं मिलनी थी, बल्कि मेरे ख्याल में वो लोग तो अप्रिशिएट करते हैं इस तरह के इकदाम को। लेकिन पाकिस्तान उन्होंने मतलब हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी बात करें, उन्होंने इसका खुद नोटिस लिया। और इवन मैंने देखा कि हमारे जो दूसरे लोग हैं पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया, इसकी मजम्मत की कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब बहरहाल इसकी तज़ीन और आइश और मुरम्मत का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि होना चाहिए था। और जिस तरह से आपने बिल्कुल कहा कि ये मैसेज एक जाना चाहिए कि मतलब यहाँ पर ये पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी अक़लियती कम्युनिटी हैं उनको यहाँ पर रहते हुए मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। और जब भी ऐसा कोई अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा कोई इक़दाम किया जाए, लेकिन जब भी होगा तो जो मुल्ज़िमान होंगे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी ये है कि नेपला ने बिजली की कीमतों में 19 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी है, और बिजली की कीमतों में कमी का जो इतलाक है वो होगा जनाब अगस्त में। हाँ, अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें इंडस्ट्रियल जो जोन है उसके लिए ये चीज नहीं है, ज़रूरी और जो लाइफ लाइन बाकी जो महकमे हैं उनको ये रिलीफ हासिल होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज इससे मुस्तस्ना है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मैं ये खबर पढ़ रहा था कि IMF ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करना शुरू किया हुआ है कि वो बिजली के रेट्स में इजाफा करे, और आगे चल के हम हो सकता है हमें देखने को मिले कि बिजली के रेट्स बढ़ गए और वो तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, ये तो 19 पैसे की हम बात कर रहे हैं, 3 रुपए फी यूनिट तक बिजली के रेट बढ़ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हमारे वजीर ख़जाना ने कहा तो सही है, शौकत तरीन ने, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हमें कर्जे लेने हैं, किस्त लेनी है IMF से, तो फिर उनकी शराइत माननी पड़ेगी। और भी बहुत सी शराइत हैं, लेकिन ये कम अज़ कम, पहले तो मैं सुनने में आ रहा था कि 15 रुपए तक पता नहीं वो कहते हैं कि जी फी यूनिट इजाफा होना चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरह की कैंपेन चलना शुरू होती है, जब इस तरह की खबरें आने लगती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमती आमादगी जरूर है और ये रेट बढ़ेंगे। लेकिन चलिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो यही है कि बढ़ेंगे। IMF का प्रेशर आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट तो जरूर होगा। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैडम नूरजहां को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज अपनाया गया पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयजा खान की जानिब से, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पिक्चर शेयर की और मैडम नूरजहां के मतलब जो उनके मतलब जिस तरीके से वो खुद को कैरी करती थी, गले पर ये पट्टी बांधी, साड़ी पहनी और ये गाना गाया मैं तो मेरा दिल बर जानी, इस पर परफॉर्म किया, जिस पर जो सोशल मीडिया सारिफीन थे उन्होंने इसको खूब अच्छे से इसको अप्रिशिएट किया और वो बड़ी अच्छी भी अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। आयजा खान कितनी अच्छी लग रही है साड़ी में, सफेद साड़ी में, गले पर पट्टी बांधी हुई, बहुत अच्छी लग। ये वीना मलिक है? नहीं, ये कौन है? ये मैडम नूरजहां। ये मैडम नूरजहां का? अच्छा, ये वीना मलिक है। हाँ, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वीना मलिक है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा होता है कि पिछले साल भी उसका नाम लगभग इस वक्त में भूल चुका हूँ, लेकिन एक लड़के ने भी उसी तरह गेटअप करके बिल्कुल नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश किया था। और नूरजहां की बात करें तो यकीनन नूर जहां थी और बड़े खूबसूरती, बड़े स्टाइलिश, उनका गाने का अलग स्टाइल होता था, उसका मेकअप पेश कर रहे हैं, फ्लावर रखना और इसी तरह गाना। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी अदाकारे हैं, जितने भी हमने देखे हैं, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, तो वो उनको अपने तरीके से ट्रिब्यूट पेश करती है और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कम से कम इन लेजेंड्स को याद किया जाता है, किसी न किसी तरीके से तो याद किया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये वीडियो बड़ी खूबसूरत बनाई है। जी बिल्कुल।
अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स की उससे है। अब तक इख्तिताम पजीर हो गया है और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो अगला ओलंपिक्स है वो पेरिस में होगा। बड़ी रंगारंग इसकी इख्तितामी तकरीब हुई है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 5th पोजीशन हासिल की है, वो पाकिस्तान का फख्र है। बहुत महदूद वसाइल के बावजूद इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी जो है वो हासिल की है। इवन जो इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक्स के एथलीट थे नीरज चोपड़ा, इन्होंने तलाई तमगा हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने, और इनके जो कोच थे वो जर्मन थे, लेकिन अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपकी कोई तरबियत ना हुई हो, आपके पास इतने पैसे ना हो, आपको इतनी सहूलियात मैसर ना हो, और फिर भी जो आपके आके कम से कम इतने जो ममालिक हैं उनमें शामिल होकर पाकिस्तान का कम से कम फ्लैग तो लहरा रहा था ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे जो ओलंपिक्स और ये भी एथलीट की अभी जो बैठे लोग हैं जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो 18 साल से 12 सीटों पे कुछ नहीं कर पाए लोगों ने, ना इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई पता चलता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह एथलीट को ये अभी अगर हमारे पास कई रिपोर्ट से जितने भी एथलीट्स गए हैं शमूलियत उन्होंने की ओलंपिक्स में, तो उनके पास अगर हम उनकी आप ट्रेनिंग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पैसा आता है, करोड़ों का पैसा आता है, ये बहाने तो बहुत बनाते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा आता है तो वो हड़प कर जाते हैं। इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकायदा हमें शामिल होना चाहिए। जिस तरह फहमीदा मिर्जा साहिबा ने भी बोला कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी इंसान जो बैठे हुए हैं इनको पकड़ा नहीं जाएगा। और ये जो साल और साल हो गए कोई मेडल हम नहीं जीत पाए, तो ये सारा कसूर इस इंतजामिया का है जो बिल्कुल अपने एथलीट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। और साथ साथ हमारी जो आवाम है इनको कम से कम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि हिम्मत करते हैं, ये बड़े अजीम लोग हैं कि उठ के अपने मुल्क का नाम रोशन, कम से कम वो शामिल तो हो जाते हैं, हार तो नहीं मानते ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कमाल है भाई, ऐसे लोग कमाल होते हैं और इनको जितना भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए कम होता है। अरशद जो है बहुत छोटे से गांव से है और बहुत कम बाकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी थी, उसके बावजूद अगर पास्ट में देखा जाए तो इसमें कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। एशियन गेम्स में मेरे ख्याल में इसका मेडल था, साउथ एशियन गेम्स में इसका मेडल था, उसके साथ और भी बहुत सी जगहों पे इसने इवेंट में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ पे 24 साल के हैं, अभी नौजवान है, अगली ओलंपिक्स तक ज़्यादा 4 साल इनकी और उम्र ज़्यादा होगी, तो ये ट्रेनिंग करें। बात यही है कि ट्रेनिंग इनको करवाने वाला आला दर्जे का कोई होना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नीरज चोपड़ा का जो कोच है वो जर्मन है, और वो जर्मन भी वो है जिसका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा दूर फासले तक उसने डेजा फेंका, तकरीबन 100 मीटर्स तक उन्होंने वो किया हुआ है, उनका रिकॉर्ड ये है। तो वो रिकॉर्ड होल्डर जो है उनको ला के उन्होंने नीरज चोपड़ा के कोच के तौर पे रखा, तभी नीरज चोपड़ा मेडल लेने में कामयाब हो। और यही बात है कि अगर हमारे एथलीट्स को भी इस किस्म की ट्रेनिंग और कोचेस प्रोवाइड किए जाएं तो मेरे ख्याल में हमारे एथलीट्स जो हैं वो ओलंपिक गेम्स में जाकर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हरमीत ने ये बात कही थी कि जो फंड्स आते हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर खिलाड़ियों के लिए फंड्स आते हैं, लेकिन ये फंड्स जाते कहाँ हैं। प्रॉपर हुकूमत की इस तरफ तवज्जो दिलवाने की जरूरत है। खैर ये तो था जनाब पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ नए मौजूआत के साथ, उनको भी तफसीलन आपके साथ डिस्कस करेंगे। शो में डिस्कस करने के लिए भी बहुत कुछ, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, यकसा निसाब की बात। काफ़ी अर्से से हम सुनते हैं, मुख्तलिफ अदवार में ये बात कही जाती है, लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आई है तब से यकसा निसाब पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी यही कहना था कि पूरे पाकिस्तान में यकसा निसाब हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यकसा निसाब से क्या निज़ाम में तब्दीली लाई जा सकती है, क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मसला वहां पर आता है जहां पर सरकारी स्कूल हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी बेसिस और तरह की होती है। इसी तरह अगर हम प्राइवेट स्कूल को देखें तो उनके जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिस जो है वो और तरह की होती है। इस वक्त की सिचुएशन को अगर हम डिस्कस करें तो यकसा निसाब जो है वो इम्प्लीमेंट तो हो चुका है, लेकिन हर जो सूबा है, हर प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वो उसको अपने हिसाब से लेकर चल रहा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रही है एजुकेशनिस्ट है सलमा आलम साहिबा।
सलमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि यकसा निसाब जो है इसकी बात मुख्तलिफ हुकूमतों में की गई है, लेकिन इस पर जो जोर है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दिया गया है। इस वक्त जो चीज है वो इम्प्लीमेंट तो हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? क्या इससे निजाम में बेहतरी लाई जा सकती है? स्टूडेंट्स हमारे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर एक जैसा करिकुलम हो तो? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, करिकुलम जो है, निसाब जो है, वो सिर्फ एक पहला कदम है। टीचर्स को पता होना कि पहली जमात या दूसरी तीसरी जो भी उसमें तालिब इल्म को क्या चीजें आनी चाहिए, दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। अब उस करिकुलम को क्लासरूम में बच्चों के लेवल पे ला के स्टूडेंट सेंटर्ड एक अप्रोच लेके उसको पढ़ाना कैसे है, उसमें जो है आपकी क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो विजिबल होती है। राइट, सो हम आई थिंक कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं कि सिर्फ एक करिकुलम को और सिर्फ एक यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक को लाने से पूरा अगर निजाम तब्दील हो जाएगा, ये उम्मीद रखना आई थिंक इज अ बिट अनरियलिस्टिक। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इसका एहसास है। पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जहाँ पे ये करिकुलम सबसे पहले इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग पे भी काफी तवज्जो है। अब लेकिन देखें, दिस रिमेन्स टू बी सीन के हाउ दिस विल प्ले आउट, बिकॉज टीचर ट्रेनिंग एक बहुत ही पॉपुलर एजुकेशन एक्टिविटी है, हम दहाइयों से करे आ रहे हैं, लेकिन उससे जो एक अगर बहुत बड़ा शिफ्ट आना था वो अब तक विजिबल नहीं हुआ है। तो अगर हम वही रिवायती अप्रोच ही रखेंगे टीचर ट्रेनिंग की, तो फिर दिस विल जस्ट बी येट अनदर रिफॉर्म दैट गोज नोवेयर। तो आई थिंक ये थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन है, बट डेफिनेटली टीचर्स पे तवज्जो देना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज एक अच्छा टीचर जो ना बुरा निसाब भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। उसके लिए सही अच्छा बुरा टेक्स्ट बुक जो है वो दैट इज नॉट द ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेंट। सलमा, ये बताइए कि सिंध में तो कम से कम अभी जो वफाक की बात है वो नहीं मानी यकसा करिकुलम की, मेरे ख्याल में वो अपना निज़ाम मुरतब कर रहे हैं। उस निज़ाम के बारे में आप क्या कहिएगा? मतलब वो जो सिंध का है, पंजाब तो पहला सूबा है जहाँ पे पहली से पांचवी जमात तक यहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं कि करिकुलम की बात उन्होंने कर दी, किताबें अवेलेबल नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग आप कह रही हैं टीचर्स की ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है। 3 दिन की एक वर्कशॉप जो बिल्कुल बेकार सी थी उसको करके उन्होंने किया है, जिससे कोई टीचर ट्रेन नहीं हुआ। तो सिंध के बारे में जरा बताइए। चैलेंजेस मोर और लेस आई थिंक सेम है। सबसे जैसे मैंने ऑलरेडी इस पर एम्फेसिस किया है अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, राइट। अगर आपके वही सेम टीचिंग वर्कफोर्स है जिनका कोई लगाव नहीं है पेशे के साथ, कोई जज्बा नहीं है, कैपेबिलिटीज काफी कम है, तो उनसे उम्मीद रखना कि एक नया टेक्स्ट बुक आएगा उससे सब सारे क्लासरूम तब्दील हो जाएंगे, आई थिंक इज वेरी फार फेच्ड। देखिए, एक और चीज भी समझने की जरूरत है। सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसको ये फ्लोर कह रहे हैं, कॉमन फ्लोर के सब स्टूडेंट्स को कम से कम एक बेसिक मिनिमम जानना जरूरी है, उसके ऊपर फिर आप जितना भी करें। वैसे सलमा जी, अगर हम देखें तो काफी लोग इस हवाले से जो निसाब में तब्दीली की बात की जा रही है उस हवाले से काफी उस पर तनकीद भी की जा रही है, कुछ लोग तारीफें भी कर रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि अगर हमारा जो मयार है, जो तालीम का मयार है, उसमें अगर बेहतरी लाई जा सकती तो उस पर अगर हुकूमत ज्यादा तवज्जो देती तो बहुत अच्छा होता। आपका क्या इस हवाले से क्या आप? सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, आपका सवाल क्या है? इनका सवाल ये है कि मयार तालीम के ऊपर अगर बात होती उसमें कोई तब्दीली लाई जाती तो ज्यादा बेहतर ना होता क्या? करिकुलम से तब्दील कर देने से क्या होगा? देखिए, आई थिंक एजुकेशन मच लाइक एनी अदर सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे इज बीइंग रन बाय पॉलिटिशियंस, राइट। और पॉलिटिशियंस की ऑफ कोर्स ट्रू टू दैट प्रोफेशन की कोशिश होती है कि कोई ऐसा रिफॉर्म उठाया जाए जो अगले इलेक्शन से पहले मटेरियलाइज करे, राइट। अब मसला ये है कि एजुकेशन क्वालिटी जो है ना वो 3-4 साल का फिक्स है नहीं, इसमें रखना ही आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। टीचर क्वालिटी एक है, टीचर ट्रेनिंग है, टीचर इंडक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, इतनी सारी चीजें जब आ जाती है ना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक नई गवर्नमेंट आएगी और 5 साल के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। तो बिकॉज ये अब एजुकेशन को हमने पोलिटिसाइज कर दिया ना, इस वजह से हम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं ले पाते हैं। हर हुकूमत
एक शॉर्ट टर्म विन्स की तरफ जो है अपनी पॉलिसी मेकिंग कर रही होती है। तो आई थिंक सिंगल नेशनल करिकुलम, यस इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बट अकेले में आइसोलेशन में कुछ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट शिफ्ट टू हैपन। अगर यही एक वाहिद चीज है जिसपे सबका तवज्जो है और जिसपे हमने डिलीवर करना था अगले इलेक्शन से पहले। ठीक, सलमा साहब, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि हमारे यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग की सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक अच्छी टीचर होगी तो वो बुरा निसाब भी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती है। आपको क्या लगता है कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए जिससे जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो बेहतर अंदाज में हो सके, वो बेहतर अंदाज में स्टूडेंट्स को पढ़ा सके? अच्छा, ये मेरा अपना जो इदारा है ना, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दूरबीन के नाम से, और हमने हुकूमत सिंध के साथ एक प्राइवेट पार्टनरशिप की है जहां हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ही एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की मैनेजमेंट ली है और हम एक 4-year डिग्री प्रोग्राम टीचर्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो जिस तरह डॉक्टर्स के लिए MBBS होता है, इसी तरह हम टीचर्स के लिए एक B.Ed डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं। अब यही सबसे मुश्किल है, राइट, बिकॉज आपका टीचिंग का पेशा अनफॉर्चुनेटली अब उसका वो रुतबा नहीं रहा है, और आपके जो यूथ का जो टैलेंट है वो जा रहा है मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मुख्तलिफ पेशों की तरफ, और टीचिंग सबका जो है ना प्लान B या प्लान C है, राइट। आपका अगर जो पहला चॉइस है वो पूरा नहीं हुआ तब भी लोग इस तरफ रुख करते हैं। तो जब एक निज़ाम में ये परसेप्शन बैठ जाए ना कि टीचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको वो प्रेस्टीज और वो इज्जत नहीं मिलती है माशरे में, फिर तो आप एक विशियस साइकिल में लॉक होते हैं ना। अच्छा सलमा जी, अगर हम देखें तो परवेज मुशर्रफ साहब ने 2006 में वन नेशन वन करिकुलम की आवाज उठाई, नारा लगाया, लेकिन हमने देखा जो इलीट क्लास थी वो वही इनकार कर गई कि हम मानने से इनकारी है। लेकिन अब देखें खान साहब बड़े डटे हुए हैं, पंजाब में मामला तो तय हो रहे हैं, KP में भी हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध में जो मामला है वो तय नहीं पा रहे, तो कैसा होगा ये यकसा निसाब जो है पूरे आम मुल्क में, कैसा आम होगा? मैं आपको एक और चीज भी बताऊं हरमीत, कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसमें इतना बड़ा जो इसको दिखाया जा रहा है ना न्यू रिफॉर्म, इतना बड़ा शिफ्ट नहीं है। ज्यादातर सब्जेक्ट एरियाज में मोर और लेस कॉमन ही है विद द प्रीवियस करिकुलम, और खास तौर पे प्राइमरी लेवल पे, राइट। आप कितनी इनोवेशन लाएंगे? मतलब रियाजी में जो एक पहली जमात के बच्चे ने जाना है वो मोर और लेस सेम है, पूरी दुनिया में सेम वो लर्निंग आउटकम्स है। तो देखिए ये एक इतना भी बड़ा शिफ्ट नहीं आ रहा। यस, कुछ कोर एरियाज में तब्दीली आई है, सोशल स्टडीज, इस्लामियात, इनको एक अलग मजमून बना दिया गया है, बट बाकी सब्जेक्ट एरियाज में इतना बड़ा शिफ्ट नहीं है। इतना बड़ा शिफ्ट नहीं है, मेरे ख्याल में यही पे बात खत्म करते हैं। थैंक यू सलमा, बहुत मेहनत की। सलमा हमारे साथ मौजूद थी, मारूफ सिंगर शहजाद रॉय की मिसेस है और एजुकेशनिस्ट है, CEO है दूरबीन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम चलते ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आलमी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 1 मिनट में 50,000 जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये भारत के पास था, जहाँ पर 1 मिनट में 37,000 पौधे जो थे वो लगाए गए थे। ये मुश्तरका काविशें हैं PHA की और साथ ही साथ गुजरांवाला की जिले इंतजामिया की। इसके लिए इवेंट का इनेकाद जो है वो 11 अगस्त को किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी इस इवेंट में शिरकत की दावत दी गई है और साथ ही साथ इसकी रिहर्सल्स भी की गई है, जिसमें 1000 के करीब स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और उन्होंने 1 मिनट से पहले 2-2 पौधे जो थे वो कामयाबी से लगाने का जो टारगेट था वो अचीव किया। इस पर हम बात करेंगे कि ये इवेंट मजीद इसमें क्या क्या होने जा रहा है, किस किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे गुजरांवाला से हमें ज्वाइन करें बिलाल शफीक। बिलाल, ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जो कि PHA ने लिया है और गुजरांवाला की जिले इंतजामिया ने लिया है। सबसे अहम बात यह है कि ये जितने भी पौधे लगाए जाएंगे वो फलदार होंगे। इस इवेंट के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी देखिए, गुजरांवाला के अंदर 11 तारीख को पौधे लगाए जाएंगे, जो 1 मिनट के अंदर ये 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये जो इवेंट होने जा रहा है इसमें गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बुलाया गया है, क्योंकि इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये भारत के पास है, जिन्होंने 1 मिनट में
37,000 पौधे लगाए थे और अब ये रिकॉर्ड गुजरांवाला अपने नाम करेगा इंशाल्लाह 11 तारीख को। ये जो इवेंट होने जा रहा है इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि मसरूफियत की वजह से अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म नहीं किया वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन गुजरांवाला के अंदर ये पौधे लगाए जाएंगे। ये जो पौधे हैं की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि तमाम के तमाम पौधे फलदार होंगे। ये फलदार पौधे होंगे, डिफरेंट किस्म के इनमें फल लगाए जाएंगे और इनकी और इसको जो वाच करेगा टोटल दिल्ली इंतजामिया और जो PH है इनकी हिफाजत के लिए भी स्पेशल इकदाम रखेगा जब तक ये पौधे अपने जवान नहीं हो जाते। इसके साथ साथ ये दिल्ली इंतजामिया जो है और PH जो है ये मुश्तरका मिलकर ये जो है एक्टिविटीज हम कर रही है। तमाम स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको मॉक एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि 11 तारीख को ये पौधे लगाकर अपने नाम रिकॉर्ड करेंगे। बिलाल ये बताओ, अभी तक तो जो गुजरांवाला का शोरा है, गुजरांवाला की पहचान है, वो पहलवान है, खाने हैं वहाँ के, ये नई शोहरत आप देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम है और मेरे ख्याल में इसकी तकलीद बाकी शहरों में रहने वाले लोगों को भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ थोड़ी सी तनकीद भी आ रही है नून लीग की तरफ से। वो कहते हैं कि GT रोड के इर्द गिर्द जहाँ पे ये लगाएंगे वहाँ जंगल बन जाएगा और जंगल में कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। तो आप ये बताओ कि ये किस जगह को मार्क किया गया है ये पौधे लगाने के लिए? जी देखें, ये GT रोड की जो ग्रीन बेल्ट है और इसके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ जिले इंतजामिया को जगह मिली है, मैदानी इलाके खाली पड़े थे जहाँ पे पौधों की बेपनाह जरूरत थी, वैसे तो वहाँ पर ही ये पौधे लगाए जा रहे हैं। तनकीद हमेशा से होती आई है सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन अभी हम शहरी हल्कों की बात करें तो शहरी जो है बहुत ज्यादा पुरजोश है इस एक्टिविटी को देखने के लिए। और जो गुजरांवाला के शहरी हैं वो खुश भी बहुत ज्यादा है कि उनका शहर का नाम पहलवानी में भी है, खानों में भी है और अब गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। तो हम अगर शहरियों की बात करें तो शहरी तो बेपनाह खुश नजर आते हैं। सियासी जमातों की तरफ से तनकीद तो ये मामूल का बात है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान हो या जनरल शहरियों की भी बात करें, वो तमाम हमने देखा है कि यहाँ पर आते हैं। अच्छा मैं समझता हूँ, लेकिन जिस तरह तेजी से ये प्लांट्स, ये पौधे जो है शजरकारी की ये मुहिम शुरू की गई और रिकॉर्ड भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इसके देखभाल की अगर मैं बात करूँ, कई सारे पौधे लगाए दिए जाते हैं लेकिन उस तरफ उसकी देखभाल नहीं की जाती, तो क्या उसके लिए फिर क्या इंतजाम होंगे? क्या उस तरह प्रॉपर देखभाल की जाएगी ताकि ये जो प्लांट्स है ये बड़े हो जाए और इसी तरह जो ऑक्सीजन है, जो फ्रेशनेस है पूरे एरिया में, जो धूप है उसको साफ करें? क्या जी बिल्कुल, ये हमारी में इस मुताबिक बात हुई थी प्रॉपर DC गुजरांवाला सोहेल ख्वाजा से, तो उनका कहना था कि बेसिक उनका ये जो आइडिया है वो इसी वजह से क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से UNO का भी स्लोगन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग स्लोगन एक बहुत बड़ा इशू है, अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए वो ये पौधे लगा रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करेंगे। साथ साथ जिले इंतजामिया इन तमाम फलदार पौधों को जवां होने तक इनकी तमाम जो PH जो है वो हिफाजत करेगी। स्पेशल जो है वो टैंकर खरीदे गए हैं जो इन पौधों को पानी देंगे, स्पेशल माली हायर किए गए हैं इन पौधों को जो इनके जवां होने तक जो है इनकी हिफाजत करते रहेंगे। अच्छा, ये जो स्कूल के बच्चे हैं ये गुजरांवाला के तमाम के हैं, वहाँ पे बच्चे जो आ रहे हैं और इनको ऐसा कितना अच्छा हो कि जो पौधा वो लगाएं उसके ऊपर एक उनके नाम की तख्ती लग जाए और वो कहा जाए कि जी ये अडॉप्ट कर लिया ये बच्चे ने ये पौधा, और वो बड़े होने तक जैसे वैसे बच्चे बड़े हों, अडॉप्ट अ ट्री टाइप की शहरियों की तरफ से भी कोई कैंपेन चलाई जा सकती है। जी देखें, अभी ये जो बच्चे हैं, पहली बात ये पूरे गुजरांवाला के स्कूल के बच्चे हैं, बच्चे भी जो हैं वो काफी पुरजोश हैं, खुश हैं कि उनके शहर में इतनी खूबसूरत जो एक्टिविटी हो रही है। 50,000 पौधे, इससे पहले गुजरांवाला में जो दरख्त हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। गुजरांवाला की जो मेन ग्रीन बेल्ट है इसके बाद थोड़े बहुत दरख्त थे। तो बच्चों की बात कीजिए, बच्चे तो काफी हद तक खुश हैं। रही बात तख्ते लगाने की, यहाँ पौधों की निशानदही की, तो दिल्ली में जो है वो जगह जगह जो स्कूल एक्टिविटी में हिस्सा ले हैं उनकी छोटी छोटी तख्तियां भी लगा रही है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे पहले भी हमने कहा, रोमा, हम बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी तकलीफ होनी चाहिए बाकी शहरों बाकी जगहों पे भी, और खास तौर पे इस बात में कि दुनिया में बहुत से मुल्क ये कहते हैं कि आप पौधे लगाएं लेकिन फलदार पौधे लगाएं। तो मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये फलदार पौधे लग रहे हैं। फलदार पौधे लगेंगे तो मतलब ये है ना कि एक तो खूबसूरती में इजाफा होगा, दूसरे देखो फ्रूट होगा। अच्छा बिलाल से मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी तक तो हमने यही देखा कि 1000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। स्टूडेंट्स के अलावा कोई आम शहरी भी हैं जो इस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मख्तस किया गया है?
प्रोग्राम? नहीं, ये जो जिले इंतजामिया PHA की तरफ से ओपन ऑफर है तमाम शहरियों को, हर गुजरांवाला के तमाम जो शहरी हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि जो बच्चे होते हैं इनको ज्यादा शौक होता है ऐसे काम करने का, एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का, इसके जो बच्चे हैं वो तो खुसूसन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वैसे गुजरांवाला जिले इंतजामिया में हमने ये देखा है कि उन्होंने ओपन ऑफर रखी थी कि कोई भी इस एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है, और शहरियों की भी अभी तक एक बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी हैं जिनका कहना है कि हम इसके अंदर हिस्सा लेंगे एक्टिविटी के अंदर। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हमारा पैगाम ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं गुजरांवाला के शहरी भी देखें, और मेरा अपना ताल्लुक चूँकि गुजरांवाला से, मेरे आबाद का, मेरे वालिदैन दोनों गुजरांवाला के थे, तो मुझे तो बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। और जबरदस्त है जिस तरह से आपने रिक्वेस्ट की, हम दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यही जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लाजमी तौर पर लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाना चाहिए। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी ये विजन है, और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने पब्लिक न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर लाजमी इस इवेंट को अटेंड करें ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में हीरोज की, टैलेंट की, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, लेकिन इनको उस तरीके से, जिस तरह से उनका हक बनता है, उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। हम अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया में बहुत से वो अपने हीरोज को प्रमोट करते हैं, उनके जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं उन पर बायोपिक्स बनाई जाती हैं ताकि जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो इस बारे में जान सके, अपने हीरोज के बारे में जान सके। इस तरह से हॉलीवुड में इस तरह से बहुत सा काम होता है कि वो अपने हीरोज पर बहुत सी बायोपिक्स बनवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहां पर अपने हीरोज को, अपने प्लेयर्स को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता है। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, इस तरह की मूवीज नहीं बना रहे? इस पर हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं फिल्म प्रोड्यूसर निगहत अकबर शाह साहिबा। निगहत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगहत साहिबा, अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें तो वहां पर अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, हीरोज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सिमिलरली हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी मूवीज बनती हैं जिसमें वो लोग अपने टैलेंट को, अपने हीरोज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऐसी शाज़ो नादिर ही कोई मूवी बनी हो, कोई बायोपिक बनी हो जिसमें अपने खिलाड़ियों के टैलेंट को प्रमोट किया गया हो और अपनी आने वाली नस्लों को उस बारे में बताया गया हो। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान में इस पर इतना कोई काम नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। मुनीसा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो आप लोग आज कर रहे हो। ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में अपने हीरोज को के बारे में क्यों फिल्में नहीं बन रही हैं, क्योंकि हो सकता है इंडस्ट्री की अपनी कुछ मुश्किलात होंगी। मैंने एक फिल्म अभी बनाई है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, लेकिन अभी एक फिल्म बनाने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, और आगे भी मेरा इरादा है कि मैं कुछ इस तरह के और भी कामों में हिस्सा लूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पे बात होनी चाहिए, और इस तरह की फिल्में हमारे मुल्क में बननी चाहिए। इससे दो तरह के फायदे होंगे। एक तो ये है कि जो हमारे हीरोज हैं ऑलरेडी, जो पाकिस्तान का नाम बाहर मुल्क में जाके रोशन करते हैं, एक तो हम उनके बारे में अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे और नस्ल दर नस्ल हमारे बच्चे वो देखते जाएंगे। दूसरा ये है कि जब हमारे एक्टर्स जब वो रोल प्ले करेंगे तो हम वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हम बना पाएंगे और हमारे एक्टर्स के बारे में भी बात होगी। जैसे हम आज बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं, उन्होंने बहुत सारे बायोपिक्स में काम करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, और वो ऑलरेडी भी फेमस हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, और जो लोग हैं इन्फ्लुएंशियल उनका सपोर्ट मिलता है। और मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए ताकि बाद में हम ये कह सकते हैं कि देखें ये हमारे पाकिस्तान की स्टोरीज हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास हीरोज नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हमारे वर्ल्ड क्लास हीरोज हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं। जैसे मेरा पसंदीदा बचपन से मैं देखती थी जहांगीर खान, लाइक स्क्वैश चैंप, उनके बारे में बायोपिक एक अमेजिंग बन सकती है। और कई ऐसे हैं खवातीन हैं जिन्होंने जाके बहुत बड़े पहाड़ों तक को उन्होंने सर कर लिया, उनके बारे में कोई उनकी बायोपिक्स बन सकती हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं।
आप खासतौर पे जानशेर को अगर देखा जाए तो जानशेर की तो कहानी ऐसी कहानी है जिसके अंदर बड़ा मटेरियल है कि उनके बड़े भाई जो हैं वो भी मोहिबुल्लाह, वो भी स्क्वॉश चैंपियन थे और मोहिबुल्लाह को एक बार हेरोइन स्मगलिंग के इल्ज़ाम में पकड़ भी लिया गया और फिर वो हार्ट अटैक से मर गए थे वो, और जानशेर ने वहाँ से इंस्पिरेशन ली और ये कहा कि मैं भी चैंपियन बन के दिखाऊंगा। तो ये तो फिल्म का मटेरियल है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे सस्पेंस है, वहाँ पे फैमिली ड्रामा है और वहाँ पे कौम का हीरो बनना है। और आपको क्या चाहिए? इस तरह की स्टोरीज अगर हमारे पाकिस्तान में बनना स्टार्ट होंगी तो हमें बाहर से स्टोरीज इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने हीरोज को आगे ले जाएंगे। अगर अपने हीरोज की बात करें तो मैं माजरत इसलिए करूंगा कि मैं उनसे माजरत करूंगा कि उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन हमने उनको कोई ट्रिब्यूट उस तरह पेश नहीं किया जो दीगर ममालिक अपने हीरोज को करते हैं। अब्दुल खालिक एक बहुत बड़ा नाम था, मुझे उसका तब पता चला जब भाग मिल्खा बाग से जो फिल्म बनती मिल्खा सिंह पे, तब मुझे पता चला कि हमारा भी कोई हीरो था जिसने कमाल किया, जिसने मिल्खा सिंह को कई दफा हराया, लेकिन हमें मिल्खा सिंह की फिल्म के जरिए पता चला। लेकिन जब हम ये सवाल प्रोड्यूसर साहिबान से करते हैं तो वो कहता है कि शायकीन जो देखने वाले हैं, जो फिल्म देखने वाले हैं, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती। तो क्या आप नहीं समझती कि इसके कसूरवार भी प्रोड्यूसर साहिबान है? क्योंकि 80s के दौर में कुछ ऐसी फिल्में बनी जिसमें डाकू रानी, पता नहीं कौन सा बदमाश, तो इस किस की फिल्मों ने जो कल्चर प्रमोट किया, तो हम इन हीरोज और इस किस्म की फिल्मों से हम बड़े दूर होते चले गए। देखिए अमित, मुझे लगता है कि इट विल बी बिफोर द फैक्ट अगर मैं कहूंगी कि प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की नहीं हूं। तो अगर मैं कुछ सोचती हूं, मैं एक कॉज को सामने रख के सोचती हूं। मैं कभी ये नहीं सोच रही हूं आज की तारीख में कि मैं इसमें कितना पैसा बनाऊंगी, कितना पैसा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही डिफरेंट था एक फिल्म बनाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोका कोला को अपने कस्टमर्स बनाने पड़े, ऐसे ही फिल्म प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान में अपने शायकीन बनाने पड़ेंगे, अपने ऑडियंस बनाने पड़ेंगे। उनको जो मवाद वो दिखाएंगे वही वो देखना आगे पसंद करेंगे, क्योंकि हम उनको जो भी दिखा रहे हैं वो वही देखते जा रहे हैं। और हमारे बच्चे और हमारी कौम बाहर के बहुत सारे हीरोज से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि एक दुनिया एक छोटी बन गई है, छोटी जगह बन गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप अभी नहीं रहा। लोग अमेरिका में कोई बात हो जाती है, पाकिस्तान में उसका पता चल जाता है, और कोई भी चीज़ बहुत सोशल मीडिया की वजह से हर चीज पता चल जाती है। अगर हम हमारे पाकिस्तानियों को ये नहीं दिखाएंगे कि ये पाकिस्तानी हीरोज हैं, तो हमारे बच्चे इंस्पिरेशन के लिए फिर इंडियन हीरोज को अपना हीरो बनाएंगे। जैसे मिल्खा सिंह सबका हीरो है, क्योंकि उसके ऊपर एक मूवी बनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स स्टोरीज पे बिलीव करते हैं। जो भी स्टोरी हमको दिखाई जाती है उसको आपको याद होगा मैं हूँ शाहिद अफरीदी के नाम से एक फिल्म आई थी, और हालांकि उसमें कोई शाहिद अफरीदी का कोई किरदार तो नहीं था, लेकिन फिल्म बड़ी सुपर हिट साबित हुई। इसका मकसद यही है कि लोग आना देखना पसंद, क्योंकि सिर्फ नाम का इस्तेमाल हुआ था तब भी लोग आए, सिनेमा धड़ भरी थी। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि ऐसे जो हमारे बहुत सारे हीरोज है, जिस तरह आपने बात की, जो नौजवान है, जो एथलीट है, वो उनको भी खुशी होगी, कल उनका नाम भी इसी तरह याद किया जाएगा। तो अगर फिल्म मेकर इस साइड पे है तो कामयाबी क्या समझती है तो मिल सकती है, जिस तरह शाहिद अफरीदी का ये हम अपने सामने रखें तो? डेफिनेटली बहुत ज्यादा कामयाबी मिल सकती है, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ऐसी फिल्में पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं और दुनिया में देखी जाती हैं। और इसी तरह हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म डायरेक्टर्स अगर कोशिश करें फिल्म का मेयार अच्छा बनाएं, तो इसी तरह वो पूरी दुनिया में उनको they can have like a theatrical kind of release। वो सब कर सकते हैं, ठीक से हमारे होस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को उस तरह से कैसे प्रमोट किया जाता है। हिंदुस्तान हॉकी के मैदान में बहुत पीछे रह गया था, और फिर शाहरुख की फिल्म चक दे के नाम से आती है, और चक दे ना सिर्फ ये कि हॉकी को प्रमोट करती है, बल्कि उसकी कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, उसको बड़े बड़े मैनेजमेंट के इदारों में दिखाया गया, उसको इतना ज़्यादा बना दिया गया, और उस बुनियाद के ऊपर हॉकी का रिवाइवल हुआ हिंदुस्तान में। तो बहुत ही शानदार मतलब एक पेशकश है उसके साथ आपने बिल्कुल बात की। पान सिंह तोमर एक और फिल्म थी, धोनी के ऊपर जो फिल्म बनाई गई, वो मतलब पे फिल्म बनाई गई। हाँ,
इंडिया में? बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने भी जीता है, हम भी उसके ऊपर एक फिल्म बना सकते हैं। और फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जैसे चित्राल में शंदूर को ले लें, उसमें पोलो खेला जाता है। पोलो के ऊपर आज तक कोई बायोपिक बनी है? ऐसे लोकल बहुत सारे हीरोज हैं, नहीं बनी है, लेकिन अब पाकिस्तान में बननी चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज को सपोर्ट करें। और सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं, और भी बहुत सारे हीरोज हैं। इमरान खान के ऊपर कहते हैं एक फिल्म बन रही है, वो 8 साल से बन रही है, पता नहीं वो कब तक कप्तान के नाम से होगी, कप्तान के नाम से। मैं भी इसका बहुत वेट कर रही हूँ। ट्रेलर भी आ चुका है लेकिन फिल्म तक रिलीज नहीं हुई। हाँ, रिलीज भी अभी तक हुई। अच्छा निखत साहिबा, जिस तरह से हमें अभी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत से हीरोज हैं, मूवीज नहीं बनती, आपको क्या लगता है कि लॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चैलेंजेस प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि आप खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स को, फिल्म राइटर्स को, फिल्म डायरेक्टर्स को कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे दरपेश हैं जिसकी बिना पर इस तरह की मूवीज नहीं बन रही? देखिए, जितनी आज तक मैं समझ पाई हूँ इस इंडस्ट्री को, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 मसाइल मेरे सामने बहुत सारे आए। एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सही कनेक्शन का ना होना, कि अगर फिल्म बन गई है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह इसको नेटफ्लिक्स तक पहुंचा दें, ये कनेक्शन का ना होना। क्योंकि फिल्म बनाने से पहले सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो ये एक मसला है। दूसरा मसला मुझे ऐसा लगता है वो इसका है कि टेक्निकल एडवांसमेंट हमारे मुल्क में फिल्म को लेके थोड़े कमज़ोर हैं। इसकी वजह से मैंने सुना है कि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कि ये हमारे मेयार पे सही नहीं उतरा है। उनको बार बार हर चीज़ को दोबारा करना पड़ रहा है। इसी वजह से हमारे कोई ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं है बहुत सारे। हालांकि हमारी स्टोरीज बहुत अमेजिंग हैं, हमारे ड्रामा राइटर्स का मुकाबला कौन कर सकता है, लेकिन बस ये है कि हम टेक्निकल वजूहात की वजह से पीछे रह जाते हैं। आप ऐसे अगर आप तक ऐसी कोई कहानी पहुंचे या कोई कहानी अपील करे तो आप जाएंगे मतलब उसको बनाने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, मैं बता ही देती हूँ, मैं एक ड्रामे पे काम कर रही हूँ अभी तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि टीवी चैनल्स मेरे साथ पार्टनरशिप करें, मैं वो बना लूं। और मेरे पास वो लिखा हुआ है, लिख के ये बहुत एक फेमस हमारी राइटर हैं पाकिस्तान की, उन्होंने लिख के दी है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ ना, तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। तो यस, अगर हम देखें तो ड्रामा इंडस्ट्री की बातें की जाए या ड्रामा इंडस्ट्री या ड्रामा जो हमारे हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, खासकर पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मुझे आज भी, क्योंकि मेरे नानके दिल्ली से हैं, तो उनकी कौन जाती है कि अपने ड्रामे बड़े कमाल के हैं, पाकिस्तान की ड्रामे जितने भी हम देखते हैं। क्या आप नहीं समझते कि जो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं वो अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए, उसी तरह मयारी चीजें लेके आए, तो फिल्म इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो सकती है जिस तरह माजी में? डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकती। और डेफिनेटली ये तो है कि फिल्म लिखना एक डिफरेंट, फिल्म लिखने का एक अपना एक डिफरेंट मयार होता है और ड्रामा लिखना डिफरेंट होता है। तो हमें इस तरह के सही तरीके से अगर हमारी फिल्में लिखी जाएं और उनकी डायरेक्शन सही हो और सही टेक्निक्स यूज हो, हम थिएट्रिकल उनकी रिलीज करें, हमारी फिल्में भी ऐसी ही जानी जाएंगी जैसे हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। जैसे दंगल बनी थी, ऐसी ही कोई फिल्म पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? असल में मेरे ख्याल में बात यह है कि ड्रामे का स्कोप बहुत छोटा होता है और फिल्म का स्कोप बहुत बड़ा है। 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर आपको सारी कहानी पेश करनी है और उसका कॉन्फ्लिक्ट उतना ही बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा जाहिर है उतना बड़ा ड्रामा फिल्म के अंदर बनेगा। तो मेरे ख्याल में वो एक कमी रह जाती है। इसी वजह से हमारी जो फिल्म आमतौर पे बनती भी है वो छोटा सा ड्रामा ही लगती है, वो फिल्म के मेयार पे उस तरह से पूरी नहीं उतर पाती। तो इसका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। बात असल में ये है कि अगर इसके बारे में हम बात करें तो यही मैं जो कह रहा था कि हमारी फिल्म में कमी यही रह जाती है, ड्रामा फिल्म के अंदर जो होता है उसको, जैसे मैं दोहरा दूं दोबारा, उसका डिपेंड करता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट के मुताबिक ये होता है कि आप एक बड़ा हीरो लेंगे, उसको एक बड़ा गोल देंगे, जितना बड़ा गोल होगा उसका उतना ज्यादा ग्रैंड स्केल के ऊपर उसका असर आएगा। और जाहिर है जितना बड़ा गोल होगा उसके रास्ते में उतनी बड़ी रुकावटें भी आएंगी। जब रुकावटें भी आएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ा होगा, उससे सिचुएशंस पैदा होगी, सिचुएशन से और प्लॉट बनेगा, प्लॉट मतलब जो है वो मजबूत होगा, तो आपका फिल्म का मयार
उस तरह से बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरह की मूवीज़ बनाने के लिए बहुत सारे बजट की भी ज़रूरत है। बड़ा बजट हो तो ही आप अच्छी मूवीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से बहुत पीछे है। कुछ टेक्निकल वजूहात हैं और इक्विपमेंट्स और मल्टीपल चीज़ें, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टेलीफिल्म्स बन सकती हैं, शॉर्ट मूवीज़ बन सकती हैं। जिस तरह से हमने लेटेस्ट अभी देखा है, शॉर्ट मूवीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम अपने वर्ल्ड क्लास हीरोज़ पर शॉर्ट मूवीज़ भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम वो जो टैलेंट है, वो जो स्टोरीज हैं, वो हम अपने आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हैं। शॉर्ट मूवीज बन भी रही हैं, शॉर्ट मूवीज बनती हैं। मसला ये है कि शॉर्ट मूवीज को बड़े स्केल पे लेके आना, वहाँ पे कमी रह जाती है। अभी जैसे 500 दिन मुकम्मल हुए हैं MCOC के, तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी है, वो उसका मतलब शॉर्ट फिल्म है, उसको बनाया गया, बड़े अच्छे अंदाज में आया। तो लेकिन बार इस मौजूद पे हम बात करते रहेंगे, बात करते ये मौजूद ऐसा है कि इसके बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। बिल्कुल। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना है। ऐसे वो लोग जिनको झुर्रियों का सामना है, उनके फेस पर झुर्रियां हैं, वो इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं योगा की टेक्निक्स को यूज करते हुए, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम एक बहुत अहम मसले पर बात करने वाले हैं और वो मसला ये है कि चेहरे की झुर्रियां यानी कि रिंकल्स बहुत से लोगों के चेहरे पर प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं एजिंग के साथ। लेकिन एजिंग के साथ तो चलिए एक एज फैक्टर आ जाता है कि जैसे 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 एज आगे जा रही है, रिंकल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होने लग जाएंगे। फिर मुख्तलिफ स्पेशली ख़वातीन इस बारे में कॉन्शियस होती हैं, ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, क्रीम्स यूज़ करती हैं, एज मेरिकल क्रीम्स आई हुई हैं, इस तरह के डिफरेंट चीजें जो है वो अप्लाई करती हैं। लेकिन बाज लोगों में ये जो मसला है बिफोर टाइम जनरेट करता है, इसकी क्या रीजंस हैं? मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक तो जब आप गलत किस्म के ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, गलत किस्म की वाइटनिंग क्रीम्स की तरफ जाते हैं, तब चेहरे पर जो झुर्रियां हैं वो प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं। लेकिन इन झुर्रियों को ठीक किस तरह से किया जा सकता है योगा की टेक्निक्स को यूज करते हुए, इस पर आज हम बात करेंगे। योगी नईम हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच नईम, वेलकम टू द शो। एजिंग के साथ झुर्रियां आती हैं, लेकिन कुछ लोगों में बिफोर एज भी उनके जो रिंकल्स हैं वो प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं, स्किन बहुत पतली होने लग जाती है। और ये मेनली जो मसला है वो फीमेल्स का है, मर्दों के साथ ये इतना मसला नहीं होता। क्या रीजन है आपकी? गलत ट्रीटमेंट, वाइटनिंग क्रीम्स, या कोई और मसला है? एक वजह तो ये भी है जो आप डिस्कस करें, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो इंसान का चेहरा खिंच जाता है, जो हर टाइम चेहरे को बना के रखता है उसके झुर्रियां फिक्स हो जाती हैं। मतलब अगर हर टाइम हंसती रहूंगी तो मेरे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे। स्माइल अगर आप के चेहरे पर भी है और साथ में आपके दिमाग में भी स्माइल है तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। आप मेंटली स्माइल लेके आए। एक है चेहरे पे मसनूई स्माइल, वो उससे भी झुर्रियां पड़ सकती हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके मसल्स फेस के खिंच जाते हैं। तो अगर आप मेंटली पुरसुकून नहीं है तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। उसमें तो फिर कोई भी एक्सप्रेशन जो ज्यादा देर तक रह जाएगा, जी वो एक्सप्रेशन पक्का हो जाएगा। जी सर। तो जहाँ पे आपके चेहरे की जोर लगेगा, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हार्ड वर्कर होते हैं उनके भी झुर्रियां बहुत ज्यादा चेहरे पे होती हैं। जब आप जोर लगाते हैं या अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हैं वो चेहरे को बनाते हैं। योगा ये कहता है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आप जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी से जोर लगाएं, चेहरे से जोर ना लगाएं। ठीक है। आपके चेहरे पे जरा भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप कहीं से जोर लगा रहे हैं। अगर आप मशक्कत का काम भी कर रहे हैं तो चेहरे को रिलैक्स रखें। आप चेहरे के मसल्स को जितना रिलैक्स रखेंगे उतने ही आपकी झुर्रियां। जो आपकी बात से मुझे समझ आई है कि खुश रहना सीखें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों से दूर रहें ताकि आप रिंकल से दूर रहें। तो जो खवातीन हमें सुन रही हैं उनके लिए यही टिप, सबसे पहली तो यही टिप है कि खुश रहें, रिलैक्स रहें और जिंदगी को एंजॉय करें। बहुत सारे जो लोग हैं वो अक्सर चीजों को सवार करते हैं और एक लम्हे में अपनी 60 साल की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। वो बुरा लम्हा होता है, वो उससे निकल नहीं पाते। उस बाकी जो लम्हात हैं उनको भी उसमें मिक्स कर देते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते, पूरी जिंदगी को अपनी बोर कर लेते हैं। हालांकि खुशियों के लम्हात भी होते हैं, उनको भी याद करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे प्रॉब्लम यह है इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी दिमाग के अंदर, कि बुरे लम्हात को कभी बोल नहीं पाता और अच्छे लम्हात को चंद लम्हों में भूल जाता है। ठीक है। चंद लम्हों में हम भूल जाते हैं अच्छे लम्हात को। तो हमें रिपीट करना चाहिए, अच्छे लम्हात को याद करना चाहिए। और जो आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो बहुत सारे अच्छे लम्हात आपको मिलते रहेंगे। हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है। छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। जो भी आपको खुशी मिले उसको सेलिब्रेट करें। अच्छा, अब इसकी तरफ आ जाए कि योग इसके लिए क्या बताता है कि क्या एक्सरसाइजेज हों
जाहिर है एक्सरसाइजेस तो आप जरूर बताएंगे, ये तो हो नहीं सकता आप आए और एक्सरसाइज। चेहरे के आसान एक्सरसाइज, बहुत आसान चेहरे के जो हवाले से जो रिंकल्स को कम करने के लिए मार्मा पॉइंट्स के नाम से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ढूंढना भी चाहें तो मार्मा पॉइंट सर्च कीजिएगा। मैं आपको इसलिए नाम बता रहा हूँ कि आप लोग सर्च भी कर सके, मार्मा पॉइंट्स। अब मार्मा पॉइंट्स बहुत सारे हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं, लेकिन आज हम फेस के करेंगे। और फेस की जो रिंकल्स हैं वो कम करने के लिए सबसे पहले हम माथे के जो झुर्रियां पड़ती हैं, ये लाइनें पड़ती हैं, अक्सर लोगों की सीधी लाइनें पड़ती हैं और अक्सर की ऐसे सीधी ऐसे गुस्से में ऐसे रह रहे कि भी वो चेहरे को ऐसे उठा के रखते हैं ना, आंखें उठा के रखते हैं, तो यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं। अब इसको कम करने बन जाती है बाजी, हेडलाइन रहने से। अब ये 4 उंगलियां ऐसे बराबर करके आप नाक की हड्डी के बिल्कुल सीध में यहाँ पे ऐसे बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ टच करें। आपने यहाँ पे 7 सेकंड तक होल्ड करना है। अच्छा, आप सामने कोई घड़ी देख लें, 7 सेकंड तक होल्ड करें और जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। यहाँ पॉइंट है, मार्मा पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने दोनों हाथों को बराबर कर लें, 8 उंगलियां जो 4 ये 4 ऐसे नाक की हड्डी के बिल्कुल ऊपर, जहाँ आपकी नाक की हड्डी है बिल्कुल इसके ऊपर, यहाँ पे सिर्फ 7 सेकंड आपने सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। ठीक है। और फिर बात कर रहा है कि नहीं, आप फिर इसको छोड़ दें और 5 सेकंड आपने रिलैक्स करना है। ठीक है, पॉइंट को 5 सेकंड रिलैक्स करना है। आपने पहले ये किया और 7 सेकंड रोकना है 7 सेकंड रोका और 5 सेकंड रिलैक्स और 5 सेकंड ये किया जी। 7 सेकंड किया जी, 7 सेकंड ये कोई आपने 10 टाइम रिपीट करना है। ठीक है। और इसके बाद फिर आप एक उंगली के फासले पे इसको ले जाएं, दरमियान में 1 उंगली का फासला हो जाए। अच्छा, आपके हाथों के दरमियान में 1 उंगली का फासला हो जाए। आप ज्यादा कर लिया, आपने ज्यादा कर लिया, कम कर लिया। हाँ, ये जैसे ये था ना, इसके बिल्कुल साथ ही आप फिर दोबारा 7 सेकंड रोकें और 5 सेकंड आप स्टे करें और रिलैक्स करें। ओके। इसी तरह फिर 2 उंगलियों का फासला कर लें। ऐसे 1 उंगली मैंने बोला था आपके, फिर 2 उंगलियों का फासला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये 3 उंगलियों का फासला और फिर ये 4 उंगलियों का फासला। 4 उंगलियों का फासला। ये से माथे की साइड पे आपको, जहाँ आपके आईब्रो खत्म हो रहे हैं, ये आखिरी पॉइंट यहाँ पे है। वही टेक्निक इस्तेमाल होगी। 7 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड आपने छोड़ना है। 7 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड 5 सेकंड, इस तरह आप ये 10 टाइम रिपीट कर लें 4 हिस्सों में। ठीक, तो आपके माथे के ऊपर झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये जो झुर्रियों वाला मसला है, ये खवातीन का ज्यादा क्यों होता है? मर्द हो भी तो इतने कॉन्शियस नहीं होते। खवातीन बहुत रौला डालती हैं, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट्स भी करवाती हैं, ज्यादा पड़ती भी फिर उन्हीं को ये झुर्रियां हैं। ज्यादा स्ट्रेस भी तो खवातीन लेती हैं। अच्छा, ये मानते हैं आप? जी जी, स्ट्रेस होगा तो झुर्रियां ज्यादा पड़े। ज्यादा स्ट्रेस भी तो खवातीन लेती हैं। ठीक, स्ट्रेस को ज़्यादा सवार करती हैं, जिसकी वजह से जो है फिर उनके चेहरे पे ज़्यादा जल्दी एज सामने आ जाती है। और बाकी जो ये अब आंखों के इर्द गिर्द झुर्रियां पड़ जाती हैं। हाँ, अक्सर आंखों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों की तरफ भी आते हैं। तो इसके पॉइंट ये हो गया कि ये आंख के बिल्कुल जो कॉर्नर बनता है नाक वाली साइड पे, इसको आप 7 सेकंड में प्रेस करें। ठीक है, और फिर 5 सेकंड रिलैक्स करें। फिर ये आईब्रो के सेंटर में, आंख का बिल्कुल जो सेंटर बनता है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये 7 सेकंड। 7 सेकंड। इसी तरह फिर आंख की दूसरा कॉर्नर जो है, ठीक है, यहाँ पे आप 7 सेकंड रोकें। इसी तरह आंख के नीचे जो सेंटर बनता है, ये जगह, यहाँ 7 सेकंड। 7 सेकंड रोके, 5 सेकंड रिलैक्स। ये आपके 4 पॉइंट बनते हैं आंखों के, ये और ये 4 पॉइंट। अब आते हैं एज लाइन की तरफ। और ये कितनी देर के लिए, मतलब एक दफा किया फिर उसके बाद गैप दिया, फिर दोबारा किया? जी, 10 टाइम हर पॉइंट को रिपीट करना है। 10 टाइम्स रिपीट करना है ठीक है। और 7 सेकंड होल्ड करना है। अब एज लाइन की जो पॉइंट है, इसका पॉइंट जहाँ नाक खत्म होता है, बिल्कुल यहाँ पे आपने हल्का सा में दबाना है। ठीक है, 7 सेकंड रोकना है। और ये जहाँ पे आपके चीक के यहाँ पे सेंटर बनता है, जहाँ पे हड्डी थोड़ी सी उभरी होती है, इसके ऊपर आप यूं प्रेस करेंगे, हल्का सा, जोर नहीं लगाना। ठीक है, ये 2 पॉइंट है आपकी एज लाइन कम करने के, ये और ये। अच्छा, ये अमल जो आप बता रहे हैं बाजी, वैसे तो मैं भी बैठा हूँ, ये सॉफ्ट तरीके से करना होगा, थोड़ा सा दबाव डालना होगा? सर, बहुत सॉफ्ट या इधर जो आप बात कर रहे हो, नहीं, बहुत सॉफ्ट, इसमें जरा भी जोर नहीं लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी जोर लगा दिया तो फिर आपके जो है वो टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। फेस के बहुत
सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, बहुत ज्यादा आपके डैमेज हो सकते हैं। इसमें आपने बहुत अक्सर लोग जो मसाज भी कराते हैं ना, फेस मसाज भी कराते हैं, तो वो अक्सर अनाड़ी के हाथ में चढ़ जाता है, तो वो जोर लगा लगा के उसके चेहरे को बिगाड़ देता है, वो रेडिश कर देता है, रेड हो जाता है उसका चेहरा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो बहुत लाइट अंदाज में सिर्फ फ्लो को बनाते हैं, आपके फ्लो को। अब ये हल्का सा सिर्फ टच करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये आपकी एज लाइन को कम करेगा। ठीक है। और अब आता है लिप्स के इर्द गिर्द, आपकी जो लिप्स की शेप अच्छी हो जाए, तो ये जहाँ पे आपका होंठ खत्म हो रहा है, इससे ऊपर वाले होंठ का जो कॉर्नर है यहाँ पे और नीचे वाले होंठ का कॉर्नर, ये 2 पॉइंट, और एक पॉइंट ये जहाँ पे आपके बेंड होता है थोड़ा सा होंठ के ऊपर और होंठ के यहाँ नाक के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे आप 7 सेकंड रोकेंगे। ये 3 पॉइंट है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं जो आप बता रहे हैं, इन पॉइंट्स के नीचे क्या है? कोई हमारे सेल्स ऐसे होते हैं, नर्व्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेस करने से झुर्रियां खत्म होती हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है, क्या है? नर्व्स हैं यहाँ पे, नर्व्स का प्रेशर रिलीज होता है यहाँ पे आपके ये नर्वस सिस्टम में। जब आप किसी भी किस्म का गुस्से की बात की थी, गुस्सा आता है आपके नर्वस सिस्टम में, थोड़ा सा वो होल्ड हो जाता है, सिस्टम आपका रुकता है वहाँ पे, वो उसके जो क्या से कहते हैं सिग्नल्स जो दिमाग के साथ अटैच होते हैं, उसमें जो है वो रुकावट होती है, जिसकी वजह से चेहरे पे फिक्स हो जाता है। टेक्निक्स बता दी, लेकिन अभी तो रहते हो गए पॉइंट्स, अभी पॉइंट्स रहते हैं, अभी तो पूरे नहीं हुए। ये भी होंठ की सिर्फ बात की है। अब ये जो आपका जॉ की लाइन होती है, जॉ लाइन, इसको क्लियर करने के लिए अक्सर लोगों का जो है ना वो भैंस की तरह साथ में होती, गर्दन अलग से नहीं होती। गर्दन का अलग से होना, चेहरे का अलग से होना, ये खूबसूरती है। और अगर चेहरा आपकी गर्दन को खत्म कर रहा है, आपके गले को खत्म कर रहा है, तो ये खूबसूरती की अलामत नहीं है। तो गले को क्लियर करने के लिए, अपनी जॉ लाइन को क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये जहाँ पे आपकी चिन्ह है, इसके ऊपर आपको हल्का सा प्रेस करना होगा, ये जगह, और जहाँ पे जॉ खत्म होती है हड्डी, ये कॉर्नर है, इसको हल्का सा यूं प्रेस करना होगा। ये 2 पॉइंट, ठीक है। एक ये वाला बिल्कुल चिन्ह के सेंटर में 7 सेकंड है जी जी, एंड देन 7 सेकंड यहाँ पे 5 सेकंड हटके जॉ के आपके कॉर्नर बनते हैं, कॉर्नर पे। जी जी, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा कि कान की जो ये लो है, ये जहाँ पे कान की ये थोड़ा सा उभरा हिस्सा होता है, इसके बिल्कुल साथ हल्का सा ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रेस करके हल्का सा ऊपर भी उठाएंगे इसको, ठीक है, जोर के साथ नहीं, बहुत हल्का सा प्रेस किया और हल्का सा ऊपर उठा लेंगे। ये आपके ये साइड क्लियर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इनको आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें कोई खाने पीने का नहीं है कि आपके खाना कब से खाया है और कब खाना है, खाली पेट कर सकते हैं, इसमें नहीं। इसमें हर वक्त आप किसी भी वक्त में आप दिन में कोई सिलेक्ट कर लें टाइम, उसमें आप पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं, खाना खाया लेकिन आप एक्सरसाइज करें, बिल्कुल बस एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज कर लें। अब मैं आपको एक मास्टर पॉइंट बनाने लगा हूँ, जो कि ये सारे अगर आप नहीं कर सकते, आपको बोल गए या नहीं आप कर सकते, तो एक मास्टर पॉइंट है जो पूरे चेहरे के रिंकल्स को खत्म करता है, जो पूरे चेहरे की शेप को अच्छा करता है। जहाँ पे ये खोपड़ी की हड्डी खत्म होती है और गर्दन शुरू होती है, बिल्कुल सेंटर में अपने ये दबाएंगे अंगूठे के साथ, अपने अंगूठे के साथ उसको हल्का सा ऐसे दबाए रखें, जोर नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। ऐसे झुकाना भी है सब? नहीं झुकाना नहीं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दिखाने के लिए। ये पॉइंट है बिल्कुल, जो जहाँ पे खोपड़ी की हड्डी खत्म होती है, ये आपके सर की हड्डी खत्म होती है, और जहाँ से गर्दन का शुरू हो रहा है, वहाँ सेंटर में आपने अंगूठे के साथ ऐसे हल्का सा ऐसे रोक लेना, जोर नहीं लगाना। अच्छा, इसको मास्टर पॉइंट कहा जाता है, ये पूरे चेहरे की झुर्रियों को खत्म करता है। कितने दिन में? कितनी देर ये करना है? कम से कम 28 दिन लगते हैं, 28 डेज। और कितने वक्त करना है? क्योंकि स्किन का जो टाइम पीरियड है चेंज होने का, आपके 28 डेज का टाइम है। आपकी स्किन के वो जो ऊपर वाली स्किन है वो आपकी खत्म होती है, नहीं बनती है, ये हमेशा 28 डेज का टाइम है। तो 28 डेज अगर आप ये पॉइंट्स दबाते हैं तो इससे आपके चेहरे पे जो झुर्रियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है वो एक मास्टर पॉइंट हाथों में भी है, बाजू में। आपका जो राइट बाजू है, ये जो फोर आर्म है, इसके आप सेंटर कर लें, ये जगह सेंटर कर लें। हाँ जी, इसको आप दबाए रखें ऐसे, इसका टाइम नहीं है, इसको आप ऐसे दबाए रखें ऐसे, जोर नहीं लगाना, बस हल्का सा दबाए रखें इसको। तो ये मास्टर पॉइंट है, ये आपके पूरी बॉडी की झुर्रियां खत्म करता है। ओके,
यानी कि हाथों पे भी जिनके झुर्रियां हैं, अगर वो इस मास्टर पॉइंट को प्रेस करेंगे तो उनके हाथों की झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी। वैसे तो जो है वो ये जो है ये सेकंड के लिए, ये सेकंड नहीं है, इसको आप दबा सकते हैं जितना आप किसी भी दबाएं जितना आप बैठे बैठे भी आप। जी। अच्छा, इसमें पामिंग का जो है वो जरूर करें कि आप ऐसे अपने हाथों को रगड़ें, गर्म करें इनको, और माथे पे अपने पूरे जिस मुंह पे भी आप इसको जो है वो अपने हाथों को ऐसे फेरेंगे तो इससे भी झुर्रियां कम होती हैं। कभी आपको चेहरे पे थकावट फील हो तो भी आप ऐसे हाथों को ऐसे गर्म करें। वैसे मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया, बहुत सोचते होते थे हमारे पास ना भाई, तो ऐसे ना टीचर आके कहते थे भैया अपने गर्म हो रहे हैं तो बड़ा रिलैक्स है। तो ये आपकी स्किन को फ्रेश करता है। ठीक है, ये चीज स्किन को फ्रेश करती है। मुख्तलिफ टेक्निक्स आपने हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच नईम, आज भी आपने बड़ा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था वो हमारे साथ किया। लेकिन इस बात का कंक्लूजन सबसे पहले ये है कि खुश रहें, खुश रहना सीखें और स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर भगा दें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सराय आलमगीर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है पुरान गांव। जब हम शो के स्टार्ट में आए तो समझ नहीं आ रही थी पुरान गांव है या पुरान गांव है, लेकिन अब मालूम हो चुका है कि ये पुरान गांव है। यहाँ की 90% जो आबादी है वो बैरून मुल्क में मुकीम है और ये बहुत साफ सुथरा गाँव है। यहाँ पर लिटरेसी रेट भी अच्छा है और इसके साथ साथ जो क्राइम रेट है वो 0 है। यहाँ पर वेलफेयर के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं और लोग जो है वो इंतहाई मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का बहुत सा ख्याल रखते हैं। तो एक मिसाली जगह है, मिसाली गांव है। इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर वो रिपोर्ट देखते हैं। तहसील सराय आलमगीर में 800 घरों पर मुश्तमिल अमीर तरीन गाँव पुरान शहर से 15 किलोमीटर दूर नहर अपर झेलम के किनारे आबाद है। गाँव की 90% आबादी बैरून मुमालिक अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में मुकीम है। पुरान गाँव में महलनुमा बंगले और कोठियाँ यूरोपियन अमेरिकन तर्ज पर बनाई गई हैं। गाँव की फलाह महबूद के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी भी कायम की गई है जो गाँव में साफ सुथरे पानी, फ्री एम्बुलेंस और दीगर सहूलियात के लिए काम कर रही है। गाँव के दाखिली और खाती रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। गाँव में क्राइम रेट 0 है, कोई चोरी, डकैती और लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसकी बड़ी वजह लोगों का आपस में इत्तेफाक है। पुरान के लोग जो इंतहाई बहुत अच्छे हैं, मिलनसार है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और कोई भी किस्म की आफत या मुसीबत आ जाए तो ये एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ तामन कर चलते हैं और गांव में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलियों में सफाई, नालियों में और पानी के पीने के 6 फिल्टर प्लांट लगाए हुए हैं। उसके अलावा माहाना ज़कात दी जाती है, जितने भी गरीब गुरबा हैं उनकी हेल्प की जाती है हर लिहाज से। गांव के लोगों ने अपने गांव के मुस्तहिक और गरीब अफराद की वेलफेयर का भी मुअस्सर निजाम बना रखा है। राजदारी के साथ इन अफराद की माली मुआवनत की जाती है। गांव की मुतअद्दिद वेलफेयर सोसाइटीज गांव की फलाह के लिए काम कर रही हैं। इस गांव के रहने वालों का कहना है कि अगर तमाम देहात और शहरों में इसी तरह का इत्तेफाक और तर्ज अमल अपनाया जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की कर सकता है। कैमरामैन ईसा के साथ हसन राजा, पब्लिक न्यूज, सराय। तो पुरान गाँव से लग रहा है मतलब, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि अगर 90% लोग मुल्क से बाहर रहते हैं तो ज़ाहिर है पैसा वो बेचवा रहे हैं। अच्छा, जब वो आते होंगे तो फैमिलीज को बुलाते भी होंगे, वहाँ पे फैमिलीज भी एक तरह की ट्रेंड है बाहर की माशरत में, और यहाँ पे जब आते होंगे तो वो मिल के फिर काम करते होंगे, सोसाइटी की बेहतरी के लिए होंगे। तो रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, पहले चल के उससे बात कर, हमारा तबसरा तो जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अच्छा, ये बताओ कि गांव के लोग जो हैं वो तो 90% बाहर है, तो यहाँ पे पीछे उनके रिलेटिव में कौन रहेंगे? यहाँ पर जी 90% लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन उनकी फैमिली जो है ये तमाम जो है वो नेशनल है, यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक के। लेकिन ये यहाँ पे ये रवाज है कि नेशनलिटी मिलने के बाद जो अपनी फैमिली हैं, बच्चे हैं, उन्हें ज्यादातर अपने गाँव में रखते हैं। अच्छा। तो गांव में सफाई सुथराई का अच्छा निजाम है, सोसाइटीज बनी हुई हैं, पीने के साफ पानी और दीगर जो मामला हैं गांव के वो तमाम तर सोसाइटीज करती हैं। यहाँ पर ज़कात का एक मुनासिब निजाम बनाया गया है। जो दफाइल मुकीम है लोग वो वहाँ के जो फंडिंग करते हैं, यहाँ पुरान जो गाँव के जो गरीब लोग हैं, इसके अलावा इनके इर्द गिर्द के गाँव जो है वहाँ पे जो मुस्तहिक और गरीब और नादार लोग हैं ये उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं। जी
तो यहाँ का स्कूल का सिस्टम बड़ा अच्छा मैं होना यही चाहिए। पूछने वाली थी कि इतनी सिविलाइज्ड यहाँ पे सोसाइटी है, इतने सिविलाइज्ड लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पर बाहर रहते हैं, 90% आबादी बाहर है, तो यहाँ पर स्कूल्स के क्या हिसाब है, एजुकेशन का क्या सिस्टम है, लिटरेसी रेट कैसा है इस गाँव का? बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल जो है वहाँ पे अपग्रेडेड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चे जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गांव में है वो 4 से 5 जो है वो बैंक भी मौजूद है, और जो गांव के लोग हैं वो अच्छी जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट पर भी, पुरान गांव के जो हैं बच्चे वो अच्छी पोस्ट पर भी मौजूद हैं। जी मतलब हसन, आपकी बात से मुझे एक अंदाजा हो गया कि एक तो तालीम बहुत जरूरी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आबादी भी अगर कम हो तो फिर मामला बड़े सेट पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में, हमारे शहरों में जाए तो भैया बहुत सारी आवाम है, जिसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ा हुआ है, हर जगह पे हमने गलाजत के ढेर लगाए हुए हैं, तो ये चीज भी मुझे आपके गाँव में दिख रही है। लेकिन रिपोर्ट बड़ी अच्छी है भाजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें इस गांव के हवाले से आगाह अच्छा हसन बाजी ने जो जिस गांव का किस्सा शेयर किया थोड़ा सा मैं अपने इलाके के हवाले से बताऊं, थोड़ा सा अगर टाइम बहुत मुख्तसर है, फटाफट से बता दें प्रोड्यूसर साहब भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों ने बात की लोग बाहर मुकीम है, लेकिन जब हमारी रियासत जो सवात की रियासत थी ये शामिल नहीं थी पाकिस्तान में 58 तक, तो तब वहां के इसी तरह मामला थे, बल्कि इनामात दिए जाते साफ सुथराई के हवाले से, हर बंदे ने अपना मोहल्ला जो साफ सुथरा रखना है और उसको बाकायदा इनाम दिया जाता था। तो ये अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई, लेकिन हाँ कमाल है भाई पूरन गाँव की, लोग कम है तो जाहिर बात है बहुत अच्छा होगी। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत इस गांव को आगे लेकर चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर खूबसूरती है और ये एक मिसाली गांव है, तो ये सिविलाइज सोसाइटी यहाँ पर है। खैर ये तो हमने खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाई, हमारे नुमाइंदे ने भी इस गाँव के हवाले से तकरीब थी, बहुत शानदार तरीके पर तकरीब और मेडल्स की टेबल पे जब देखा गया। वैसे अभी तो आप बताओगी ना तफसील थोड़ी सी, मैं ये बताऊं कि थ्रू आउट शुरू से जब देखा जाए तो चाइना लीड कर रहा था। चाइना के जो गोल्ड मेडल थे वो सबसे ज्यादा थे टोटल में, लेकिन फिर ये हुआ कि जूडो एथलेटिक्स की तरफ आने लगे, एथलेटिक्स में, रेसेस में, स्विमिंग में, इस तरह के मामलात में अमेरिका लीड लेने लग गया। अमेरिका की इस टाइम 113 टोटल मेडल्स हैं, और जिस तरह से आपने चाइना की बात की, चाइना और अमेरिका के जो गोल्ड मेडल्स हैं उनमें 1 मेडल का ही फर्क है, 39 अमेरिका के हैं और 38 चाइना के हैं, और जापान जो है वो उसके 58 मेडल्स हैं। इसी तरह अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो 65 मेडल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 46 मेडल्स हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ने जो मेडल्स हासिल किए हैं, पाकिस्तान को इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। खैर नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।